कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे बच्चों, क्लास 12 हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन केवल आपके बोर्ड के लिए हमने यहाँ पे इसको अलग कर रखा है। आपके कौन से बोर्ड सर? आपके 12th बोर्ड। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं उनके लिए हम लोगों ने एक हैंडआउट तैयार किया था। क्या तैयार किया सर? हैंडआउट। ये हैंडआउट बेटा आपके क्लास 12th के बोर्ड के लिए हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। ये हैंडआउट अगर हम बात करें तो ये हर एक सब्जेक्ट का तैयार किया गया फिलो के द्वारा। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का ये हैंडआउट। देखो, अभी हो क्या रहा होगा, बहुत सारे बच्चे भी क्लास 12th में जिनका जिनका बोर्ड होने वाला है वो सभी बच्चे भी डरे हुए हैं कि सर ये कैसे हम पढ़ें और कैसे बोर्ड एग्जाम क्लियर करें। देखो, जितना भी अभी तक तुम पढ़ाई किए हो, है ना, वो ठीक है, अच्छी बात है। जो पढ़े हो बहुत अच्छी बात, जो नहीं पढ़े हो वो थोड़े टेंशन में आ रहे हैं, उनके लिए भी जो जो मैं बात करूं, अगर उनको तुम फॉलो करोगे तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा। तुम बढ़िया से बढ़िया नंबर ला करके 12th बोर्ड अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। पहली बात क्या कि सबसे पहला बात आपको जो पढ़ना है वो है क्लास नोट्स। क्या पढ़ना है सर? क्लास नोट्स। ये क्लास नोट्स कहाँ से मिलेगा सर? ये क्लास नोट्स वो वाला है जो आप क्लास में बैठ करके पढ़ने वक्त बनाए हैं बाय योर सेल्फ। ठीक है, जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको हम क्लास नोट्स जो बनवाए थे, है ना, उसको जो बनाए, पहली बात आपको उसको पढ़ना है। दूसरा क्या? दूसरा आपको प्रत्येक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या बनाना है सर? शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये आपका बना हुआ होगा, ये आपको क्रिएट करना है बाय योर सेल्फ। ठीक है, इसको खुद से बनाना है शॉर्ट नोट्स प्रत्येक चैप्टर वाइज। हम लिख भी दे रहे हैं, ये जो शॉर्ट नोट्स बनेगा आपका चैप्टर वाइज। ठीक है, अलग अलग चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, तीसरा क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको जो थर्ड चीज करना है वो है क्या? एनसीईआरटी का बुक जो है उसके क्वेश्चन और उसके आंसर। ये मैं शुरू से बता रहा था कि चैप्टर वाइज ये करते आना है। जो बच्चे किए हैं वो बच्चे इसका रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे सर? रिवीजन। और ये तीनों करने के बाद चौथा जो रिवीजन करना है वो है पीवाईक्यू क्वेश्चन और हैंड आउट क्वेश्चन। ठीक है, अगर इतने जगह से तुम कर लेते हो क्वेश्चन को, ठीक है, इतने जगह तुम पढ़ लेते हो, तो मैं कभी भी पढ़ाई 4 लेयर में बांटता हूँ। ठीक है, पहला लेयर क्लास नोट्स, दूसरा लेयर शॉर्ट नोट्स, तीसरा लेयर एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर और चौथा है पीवाईक्यू या हैंड आउट क्वेश्चन। ये 4 लेयर में जो बच्चा पढ़ाई करेगा उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। हमने क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया है, आप उसको भी पढ़िए। ठीक है, ये 3-4 लेयर पढ़ो, अभी समय है, घबराओ मत। ठीक है, घबराओगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, घबराओगे तो तुम अपना टाइम खराब करोगे, खुद का मेंटल स्टेट खराब करोगे, खुद का हेल्थ खराब करोगे। समझ रहे हो? तो खुद के मेंटल स्टेट को स्ट्रांग बनाए रखो, जैसे मैं बता रहा हूँ उस पैटर्न में पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, 4 पॉइंट का ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हो तो अब पढ़ने से पहले क्या करना है? देखो, क्लास नोट्स के बाद शॉर्ट नोट्स बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब पीवाईक्यू क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो यहाँ पे बहुत सारा, देखो, कम से कम पीवाईक्यू जो है 5 साल का पीवाईक्यू फॉलो करो, लास्ट 5 ईयर का, लास्ट 5 ईयर्स का। तो जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है लास्ट 5 साल में, जितने भी रिपीटेड पैटर्न वाले क्वेश्चन है वो सबको ही हमने हैंडआउट में दिया हुआ है। तो एकदम ध्यान से इस टॉपिक को कंसीडर क्लियर करते हुए पढ़ते जाओ। और पढ़ने से पहले क्या करो? अपना रूटीन बना के घर में डेली पढ़ो। क्या सर? रूटीन क्रिएट करो, और ये रूटीन खुद से क्रिएट करके पढ़ना, किसी दूसरे का लिया हुआ नहीं, खुद से रूटीन क्रिएट करो। दूसरा बात, जब ग्रुप स्टडी करो, ग्रुप डिस्कशन करो। कैसे डिस्कशन करेंगे सर? देखो, ज्यादा बड़ा ग्रुप तुम्हारा होना नहीं चाहिए, केवल 3 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, तीनों पढ़ने वाले होना चाहिए, अपने कैटेगरी के लोग होने चाहिए। ठीक है, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ।
बस ये 3 चीज करो और इतने ही इसमें पढ़ना क्या करो, स्टार्ट करो। क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। अब समय ज्यादा है नहीं तो आराम से पढ़ना स्टार्ट ही कर। ठीक है, देखो हैंड आउट आपको 2 फॉर्मेट में दिया गया है। ठीक है, देखो अब मैं हैंड आउट पे चर्चा करता हूँ, क्योंकि जहाँ पे जो वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, वो हैंड आउट का बनाऊंगा। तो हैंड आउट का जो है ये एक मिलेगा आपको हार्ड कॉपी। क्या मिलेगा सर? हार्ड कॉपी। ये सभी बच्चों को हार्ड कॉपी मिल चुका होगा। ठीक है, ये आपको क्लास में, स्कूल में आपके थ्रू मिलेगा। ठीक है, टीचर्स के थ्रू मिलेगा। हार्ड कॉपी जो हम लोगों ने बनाया है उसका हमने प्रिंट आउट के फॉर्म में सभी स्कूल को हमने यहाँ से भेजा है। तो ये आप सभी बच्चों को मिलेगा, पहला। दूसरा क्या? दूसरा, इसका जो सॉफ्ट कॉपी है ये भी आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है आपका वीडियो सॉल्यूशन। देखो जो जो हैंड आउट का बहुत सारा टॉपिक अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए हम ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों देखना है। ये जो वीडियो बनाएंगे हम, ये एक यूनिट को हम 3 लेक्चर में बनाएंगे। ठीक है, कोई भी यूनिट या कोई भी चैप्टर को, कोई भी चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। पहला होगा क्या? एमसीक्यू का वीडियो। दूसरा वीडियो में हम बनाएंगे क्या? वेरी शॉर्ट और शॉर्ट। ठीक है, और तीसरा जो वीडियो होगा, ठीक है, तीसरा जो वीडियो होगा उसके अंदर आपको मिलेगा केस बेस्ड स्टडी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये 3 अलग अलग फॉर्मेट में वीडियो बन रहा है, 3 लेक्चर में वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 1, ये लेक्चर 2 और ये लेक्चर 3। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसा हम 10 चैप्टर का अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आपको जोन बच्चों को जो जहां पे जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होगा, एक एक करके आराम से वीडियो को देखना और अपने दोस्तों के साथ को शेयर कर देना। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? हाँ, चलो तो बिना देर की आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में ये सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाएंगे हम। सॉल्यूशन चैप्टर टोटल देखो क्लास 12th में केवल 10 चैप्टर, केवल कितना? 10 चैप्टर। अगर तुम ध्यान से बैठ के पढ़ लेते हो, है ना, कम से कम 30 दिन बढ़िया से, एक चैप्टर पे 3 दिन अगर दोगे, सोचो कितना आसान हो जाएगा। और जितना भी हम 30 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये 30 क्वेश्चन कम से कम अच्छे से कर लेना, एकदम बेहतरीन तरीके से कर लेना। अगर तुम कुछ नहीं किए हो साल भर, तो कम से कम ये 30 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। अगर तुम किए हो साल भर, तो जो पैटर्न बोले चारों उसको फॉलो करना। ठीक है, समझ रहे हो? चलो अब आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पे बात करते हैं कितना क्वेश्चन हमने क्लियर रखा छाट के। देखो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन का एक बेस्ट कलेक्शन बनाया हुआ है। इसमें से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग आंसर टाइप है, 1 केस बेस्ड है। यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन का हमने एक बेस्ट कलेक्शन बनाया हुआ है आपके सीबीएसई हैंडआउट को लेकर के। ठीक है, अभी जो बेटा मैं बताने वाला हूं वो है ये 15 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन जो जिसपे मैं भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलो सबसे पहला यहाँ पे है ये केस बेस सीबीएसई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन कहता क्या है? सबसे पहला ये बात को ध्यान से देखो। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है यहाँ पे क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज। बोलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो क्यों घट जाता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, किसके घटने से ना। बोलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज, गैस का जो सॉल्युबिलिटी होता है लिक्विड में घट जाता है किसके बढ़ने से। देखो हम लोग हेनरी लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हेनरीज लॉ। ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि पी गैस जो है सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स गैस का। यानी कि पी गैस बराबर के एच इंटू एक्स गैस। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो अब बात यहाँ पे ये है कि व्हाट इज पी गैस और व्हाट इज के एच। देखो यहाँ पे जो है ये हेनरी लॉ किस पे वर्क करता है? ये कोल्ड ड्रिंक के बोतल पे वर्क करता है, ये तो देखते हैं हम लोग। अब कोल्ड ड्रिंक के बोतल पे जितना फेनोमिना होता है उसी फेनोमिना के आधार पे यहाँ पे समझाए थे हम, याद करो। वो था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज।
अरे सॉल्युबिलिटी कब घटता है? देखो सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करता है दुकानदार? कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज के अंदर भर के रखता है। ये कोल्ड ड्रिंक है, क्या सर? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है सर? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है सर? डिक्रीज कर जाता है। यही तो होता है। इसीलिए सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमेशा देखना टेम्परेचर को नीचे रखा जाता है। और ऐसा काम कौन करता है? ऐसा काम हमारा जो कोल्ड ड्रिंक बेचता है दुकानदार करता है। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज। कोई भी लिक्विड के अंदर गैस का सॉल्युबिलिटी घट जाएगा यदि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका आंसर होगा डी। अब इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करता है दुकानदार सर? दुकानदार जो है हमारा कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज के अंदर रखता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बना लेना। और ये जो टॉपिक है हेनरी लॉ, इसको हम बता चुके हैं। ये क्लास नोट्स में हेनरी लॉ, इसका एप्लीकेशन, इसका डेफिनेशन, ठीक है, इसका स्टेटमेंट, इसका यूजेज, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, जो जो बताए हैं उसको एकदम ध्यान से मेहनत से पढ़ने का आवश्यकता है। अगर तुम मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट तुम्हारा डाउन होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट तुम्हारा डाउन होगा। इसलिए जो बोल रहे टॉपिक हेनरी लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे क्लास 12th का, तो ये हमेशा पढ़ के जाना। मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मा, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 3 कंसंट्रेशन यूनिट से क्वेश्चन आता है, ये पढ़ के जाना। ठीक है, जो जो टॉपिक बोल रहे हैं उसको जरूर पढ़ना। आगे देखो, ये भी क्वेश्चन 2025 में, देखो 2025 में कितना क्वेश्चन पूछा है? एक ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव और एक 3 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव जो है, तो 3 ऑब्जेक्टिव जो है ना, केवल 3 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछ दिया है। कितना सर? 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही यूनिट से पूछ रहा है विद सॉल्यूशन से। सोचो कितना अच्छा है, तुम यहाँ कितना जल्दी मार्क्स को गेन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो सर, कौन से टॉपिक से? देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या यहाँ पे कि इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी। देखो एसोसिएशन 2 तरह का होता है, एक होता था डिसोसिएशन, एक होता है क्या? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होता है कि ए बी पार्टिकल, जो 2 पार्टिकल ए और ए प्लस और बी माइनस में टूट गया। एसोसिएशन में क्या होता है सर? एसोसिएशन में ये होता है कि ए और बी 2 अलग अलग पार्टिकल है, तो ये ए बी बन गया। यहाँ पे क्या कर रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन का मतलब है पार्टिकल की संख्या डिक्रीज कर रही है, घट रही है। ठीक है, पार्टिकल की संख्या क्या हो रही है सर? डिक्रीज कर रही है, घट रही है। ठीक है, तो वही बोलता है इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जो एबनॉर्मल मोलर मास होता है, ठीक है, अब एबनॉर्मल मोलर मास को किससे किससे कंपेयर करते हैं सर? एबनॉर्मल मोलर मास को बेटा हम मोलर मास से कंपेयर करते हैं। किससे? उसके मोलर मास से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो वैल्यू जो होता है अपने नोट्स में देखना, वैल्यू ऑफ वन हॉफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन। जब भी एसोसिएट होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? घटेगा। पहले 2 था, बाद में 1 हुआ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटता है। नंबर ऑफ पार्टिकल घटता है तो आई का वैल्यू लेस देन 1 होता है। क्या होता है सर? लेस देन 1। ये क्यों होता है? लेस देन 1 होने के कारण हम लिख सकते हैं क्या? नॉर्मल मोलर मास ऑलवेज ग्रेटर देन नॉर्मल मोलर मास की तुलना में क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास ज्यादा हो जाता है। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है सर? ज्यादा हो जाता है। मतलब इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा? बढ़ जाएगा। हमेशा क्या होगा सर? बढ़ेगा। ठीक है, वही बोलता है इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी ऑलवेज क्या? इंक्रीजेज। ये क्या होता है सर? हमेशा बढ़ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? ए नंबर। तो ये वांट ऑफ फैक्टर में 3 केस होगा, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है, और एक आई बराबर इक्वल, जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये वांट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अपने नोट से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हमेशा रहता है ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो हम टॉपिक बता रहे हैं, टॉपिक पढ़ लोगे इस तरह का क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। ठीक है, और देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको आए
तब भी पूरा लिख के आना, नहीं आए तब भी लिख के आना, ठीक है, छोड़ना मत, क्योंकि देखो यहाँ कुछ ना कुछ नंबर तो आ जाएगा, ठीक है। जो बच्चा जानता है अच्छे से लिखना, जो नहीं जानते बेटा किसी से हेल्प लेना, हेल्प नहीं ले पाओगे तो अपने से कुछ ना कुछ वहाँ ABCD 4 ऑप्शन में भर देना, खाली छोड़ के कॉपी मत आना, ठीक है। हाँ, देखो पास तो होना ही है सबको, ठीक है, जो टॉप की अच्छी बात है, ठीक है। देखो जो टॉप कर रहा है उनके लिए बहुत अच्छी बात, जो नहीं कर पा रहे पास तो उनको होना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। देखो केस ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता अनराइप मैंगो, अनराइप मतलब कच्चा आम, प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर्ड पिकल श्रिबल्ड बिकॉज, देखो अगर हम कच्चा आम, देखो आम का अचार सबको बनाते हैं घर में, आम के अचार में मम्मी लोग क्या करती है सर, उसको मसाला में सानती है, डब्बा में डाल के छोड़ देती है। वो आम का अचार पहले इतना बड़ा था, वो सूख के इतना हो जाता है, यानी कि उसके अंदर का जितना भी पानी होता है वो क्या करता है सर, बाहर चला जाता है। कहाँ चला जाता है सर, बाहर। यानी कि ये पानी को क्या करता है, गैन करता है कि लूज करता है, ये पानी को हमेशा लूज करेगा। कौन से, ऑस्मोसिस के थ्रू। जैसे किशमिश, किशमिश को पानी में रख दो फूलेगा, पानी को गैन करेगा किसके थ्रू, इंडोस्मोसिस कहते हैं। अगर वही फूला हुआ किशमिश को नमक के पानी में रख दो तो क्या करेगा, वो एक्जोस्मोसिस करेगा, मतलब वो पानी को लॉस करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है इट गैन वाटर, नहीं पानी तो गैन नहीं करेगा। इट लूज वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस भी नहीं होगा। इट गैन, रिवर्स ऑस्मोसिस तो होगा ही नहीं। इट लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका, डी। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा सर यहाँ पे, डी। बोलो कोई दिक्कत नहीं को, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ रहे हैं? आगे बढ़े सर। तो वही बात यहाँ पे है, देखो वही बात यहाँ पर, अचार बनाने के लिए नमक में जैसे तुम डालोगे वो सारा पानी बाहर निकाल करके ऑस्मोसिस करके सूख जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा सर इसका, डी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्वेश्चन 3 के बाद बात करते बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 2024 में पूछा गया। देखो अभी तक 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा जो हमारा 2025 में पूछ चुका है, यानी कि 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होगा यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस यूनिट से आ सकता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मामले में ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से कम 25 से 30, कम से कम 50 तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाना, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाना। हम 15-16 तक करवा दे रहे हैं, और कहीं से हो सके तो कर लेना, ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ ठीक है। अब आगे देखो सर, आगे क्या बोल रहा है। आगे यहाँ जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बोल रहा है सर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of an aqueous solution containing non-volatile solute 0.0025, कितना है सर, 0.0025। द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज व्हाट, देखो बोलता है यहाँ पे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ, देखो पी नॉट ए माइनस पी ए बटे क्या, पी ए इक्वल टू क्या होता है, एक्स से होता है, ठीक है। बोल क्या, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट के अंदर कितना कंटेन किया था, 0.0025। द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा सर, देखो जो यहाँ पे कंटेन करेगा उसी का मोल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, समझ रहे हो, जितना यहाँ पे कंटेन किया हुआ है उसी का क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा। तो अवाष्पशील विलय युक्त जलीय विलयन के वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन कितना है, तो वाष्प दाब के विलय का मोल अंश कितना हो सकता है, यही तो मोल अंश होता है। देखो ये क्या बोल रहा है, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना, सापेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, 0.0025 के बराबर है ये। अब यही क्या है, यही तो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। ये बोल रहा है क्या, इतना इसके बराबर कितना है सर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP कितना, 0.00225। तो जो ये होता है यही क्या होता है, एक्स है ना, यही होता है XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.00225, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये जो है फॉर्मूला, ये RLVP का है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के आधार पे XB को डिफाइन किया गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
तो 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। आगे बढ़े सर, देखो आगे आगे क्या है, आगे बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर सीबीएसई क्वेश्चन नंबर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एक एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन लेना of two liquid has boiling point lower than either of them when it, देखो क्या कहता है, ध्यान से समझो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कब बनता है, देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कब बनता है, देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन एक नेगेटिव डेविएशन। देखो अगर समझो कि अगर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ए, दूसरा सॉल्यूशन है बी, ठीक है, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है और 105 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद जो एक नया सॉल्यूशन बनेगा ए बी, अगर इस दोनों का सॉल्यूशन से इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाए कितना 110 डिग्री सेल्सियस, इसको बोल देंगे पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोल देंगे सर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, इसको बोल देंगे क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, और ये कब होता है, ये तब होगा जब यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, क्या दिखाएगा सर, नेगेटिव डेविएशन, अपोजिट होता है, ठीक है। वहीं अगर ए और बी को मिलाया गया, ठीक है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस, इसका 105 डिग्री सेल्सियस, और मिलाने के बाद क्या हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट घट गया, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या हो गया सर, 95 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, जब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो तो क्या हुआ इसका पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या रहा है, पूछ रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर टू सॉल्यूशन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम, उसके तुलना में क्या कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट लो कर रहा है, लो यानी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दिखाने का मतलब क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दिखाने का मतलब है ये सो पॉजिटिव डेविएशन, क्या करेगा सर, ये दिखाएगा क्या, पॉजिटिव डेविएशन को दिखाया किससे, राल्ट लॉ से, तो सोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट लॉ, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे बी, ठीक है। ये बात आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी ये आपके क्लास नोट्स में, तो आप वहां पे पढ़िए, इसी बात का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग ने लिख दिया है हैंडआउट में, तो आप हैंडआउट को भी पढ़ोगे तो वहां पे यही बात आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, बात समझ गए, हाँ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है सर, लोअर होता है, वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है, यही बात हिंदी में भी हो जाएगा कि जो ट्रॉपिक मिक्सचर क्वथनांक दोनों में से कम हो जाता है वो राल्ट नियम के तुलना में धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी, ठीक है, बात समझ रहे मेरी, हाँ, ये बात ऑलरेडी बताया हुआ है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान देना, यानी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो फिर से आ गया क्वेश्चन नंबर कितना, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये फिर क्वेश्चन किससे, वांट ऑफ फैक्टर से, किससे सर, वांट ऑफ फैक्टर से, ये क्या कहता है, बोलता है फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन, जब ये एसोसिएशन होगा तो सॉल्वेंट का वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर का क्या होगा, अभी हमने बताया था जब भी एसोसिएशन होता है आई का वैल्यू लेस देन 1 हो जाता है, एक से क्या होता है सर, कम हो जाता है, इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑलवेज लेस देन 1, अभी तो बता चुके थे थोड़ा देर पहले, है ना, वन एसोसिएशन के केस में क्या होता है, दो पार्टिकल ए और बी मिलकर के क्या होगा, ए बन जाए, ए बी बन जाएगा, एसोसिएट कर जाएगा, एसोसिएट कर जाएगा, और एसोसिएट करेगा वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा, यानी कि हैज वैल्यू क्या, इज बोलता है क्या, इज वैल्यू लेस देन 1, यानी आंसर क्या होगा इसका डी नंबर, ठीक है, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर से सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है, देखो दूसरा को तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन भी वांट ऑफ फैक्टर से इन केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, अभी फिर से आ गया इन केस ऑफ एसोसिएशन, देख रहे हो, हाँ, यानी कि 2024 में और
2025 में पूछा गया, एकदम डिट्टू क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया है। तो आपको कैसे समझ में आएगा सर? ये वांट ऑफ फैक्टर को समझ पढ़ने से आएगा। वांट ऑफ फैक्टर को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार पढ़ो। कोई भी एक टॉपिक का क्वेश्चन अगर दोबारा रिपीट मिल जाता है, इसको 5 बार पढ़ो, इतना अच्छा से पढ़ो कि तुमको हर बात समझ में आ जाए, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन तुमको समझ में आ जाए। आप समझ रहे हो? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यहाँ के बारे में दिया हुआ है। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान रखो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये 4 प्रकार का होता है सॉल्यूशन के। कौन कौन? एक ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चौथा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये चारों के बारे में चारों का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए बढ़िया से, ठीक है? तो एक एक लाइन का फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला याद रखना। होता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर एंड प्रोटीन। होता कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं जो मोलर मास को बताता है पॉलीमर का या प्रोटीन का। देखो प्रोटीन या फिर प्रोटीन ले लो या पॉलीमर ले लो, प्रोटीन लोगे या पॉलीमर ले लोगे, ये सब के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है? इस होल्स के अंदर क्या होता है सर? लिक्विड पार्टिकल क्या होता है? स्पंज के टाइप में होता है, ठीक है? अब इसके मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जिस ऑस्मोटिक प्रेशर का जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं वो है ए नंबर, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम है सर? ए नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर एंड प्रोटीन इज कॉल्ड क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं सर? ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े सर, चले आगे, ठीक है? देखो आगे आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलता है क्या? लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू। देखो अगर हमारे बॉडी में क्या हो, ब्लड की मात्रा कम हो जाए, ठीक है? ऑक्सीजन इन ब्लड, हमारे ब्लड में खून की, देखो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा सर? बॉडी के प्रॉपर पार्ट में क्या ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ऐसे समझो हमारा नाक को बंद कर दे, नाक बंद करने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गया नहीं। अब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गया नहीं तो क्या होगा? हमारा जो हार्ट है वो ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई करेगा ही नहीं। अब जब वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगा तो बॉडी में ब्लड पहुंचेगा सर? नहीं पहुंचेगा। ब्लड पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। यानी कि ब्लड नहीं पहुंचा तो हमारा टिश्यू काम करना बंद करेगा। टिश्यू काम करना बंद करेगा तो हम बेहोश हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो वही कह रहा है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड इज ड्यू टू, है ना, पिस्टिलेट। बोलता है अगर हाई अल्टीट्यूड मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पे हम चले जाते हैं तो क्या होता है? देखना अगर तुम दौड़ते दौड़ते कोई पारसनाथ के पहाड़ी पे चढ़ जाए, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है ना पारसनाथ, पारसनाथ के ढेर ज्यादा ऊंचा पहाड़ पे चढ़ जाओगे तो दम फूलने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अभी दिल्ली एनसीआर में भी ऑक्सीजन की कमी है। नेचर में ऑक्सीजन बहुत कम हो गया है यहाँ के हवा में। बाहर निकलोगे, है ना, जहाँ पे धूल मिट्टी का बहुत ज्यादा उगता है तो दम घुटने लगता है। रियल में दम घुटता, हमारा भी दम घुटता, हमें भी बहुत खराब लगता है। अभी यहाँ पे हर कोई ऑफिस में एयर प्यूरिफायर चला के रहते हैं, ठीक है? तो ये बोलता है ये क्यों होता है? देखो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, ये कब होता है सर? जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी कब? जब वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे तुम ऊंचाई पे बढ़ोगे तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, ठीक है? तो बोलता है लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू क्या? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या के कारण सर? वातावरण का प्रेशर कम होने के कारण, वातावरण के प्रेशर दाब कम होने के कारण। यानी आंसर नंबर क्या होगा इसका सर? सी। क्या होगा? सी। इसको सभी को लिख लो, ठीक है? हिंदी में भी वही बात, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? कॉपी में पढ़ना, ये हेनरी लॉ का टॉपिक है। कहाँ का सर? हेनरीज लॉ का टॉपिक है। देखो यहाँ 2-3 टॉपिक, तो 5 से 6 टॉपिक ऐसे से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखना। बोलता ऊंचाई पे रहने वाला लोगों के रक्त और ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी
की कम सांद्रता का कारण होता है, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 9। तो फिर से हेनरी लॉ से ही क्वेश्चन है 2023 में। मतलब हेनरी लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, देखो हर बार क्वेश्चन यहीं से उठा। हेनरी लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक्सोट्रॉपिक मिक्सचर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, सारा टॉपिक को कवर कर लोगे, देखना यहाँ से आराम से तुम मार्क्स उठा सकते हो। ठीक है, स्कोर कर सकते हो बढ़िया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि वैल्यू ऑफ के एच, हेनरी कांस्टेंट का के एच का वैल्यू बढ़ता है। देखो हेनरी क्या होता है, पी गैस इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस, यही तो होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोलता है के एच का वैल्यू कब बढ़ेगा, बोलता है इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर अगर इंक्रीजेज, के एच का वैल्यू बढ़ जाएगा जब टेम्परेचर घटेगा तो नहीं, टेम्परेचर घटेगा तो के एच का वैल्यू भी घटेगा। समझ रहे? बोलता है डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर अगर के एच का वैल्यू घटेगा तो क्या टेम्परेचर भी घटेगा? तो बोलता है के एच का वैल्यू डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। के एच का वैल्यू घटता है टेम्परेचर बढ़ाने से? नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू हमेशा बढ़ेगा। बोलता है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल के एच का वैल्यू अगर तुम बढ़ा दो तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के एच का वैल्यू भी बढ़ेगा। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है सर, ये वाला। इसीलिए इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर क्या होगा सर इसका, सी। ठीक है, ये हेनरी लॉ में बताए हैं। यही कारण है कि कोल्ड ड्रिंक के बोतल को कहाँ पे रखा जाता है सर, फ्रीज में। फ्रीज में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर को कम करके रखे। टेम्परेचर जितना कम होगा केएच का वैल्यू कम होगा, केएच का वैल्यू जितना कम होगा कोल्ड ड्रिंक के अंदर सॉल्युबिलिटी मेंटेन रहेगा, और जो पिएगा उसको कोल्ड ड्रिंक टेस्ट लगेगा। ठीक है, उसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा। बात समझ रहे हो? हाँ। तो ये हेनरी लॉ से फिर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये ऐसा यूनिट है जिसमें हेनरी लॉ सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट एक तरह से बोल सकते हो, टॉपिक बोल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर वही बात है तापमान में हिंदी वाला, तापमान में वृद्धि के साथ ये बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जैक 2023 में एडसर्सन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एडसर्सन क्या बोलता है, एडसर्सन बोलता है यहाँ पे क्या कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बोलता है क्या, जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट की तुलना में ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे पानी है, शुद्ध पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया, लेकिन इस पानी में क्या, ये केवल वाटर था तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया। इस वाटर में अगर तुम मान लो थोड़ा सा चावल का दाना डाल दो, क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा सर? नहीं, इसको 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या टेम्परेचर बढ़ेगा। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल ये बात क्या है सर, सही है। क्या कि जैसे ही हम लोग सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है किससे, प्योर सॉल्वेंट से, पानी से ज्यादा होता है चावल बनाने वाला, मतलब पानी का पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होगा तो पानी में तुम थोड़ा चावल मिला दो या पानी में थोड़ा दाल मिला दो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर, बढ़ता है। ये हम लोग देखे हैं घर में। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो सही है, मतलब एक्सर्शन सही है। दूसरा, द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू ए सॉल्वेंट, यदि कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को पानी में मिला दें, जैसे दाल चावल जो बोलते हो, ठीक है, हाँ, टू सॉल्वेंट डिक्रीजेज दी वेपर प्रेशर। बिल्कुल, पानी पहले अगर शुद्ध पानी रहा 100 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा भाप बना रहा था, बहुत ज्यादा भाप बना रहा था, लेकिन जैसे ही तुम इसमें नॉन वोलाटाइल ऐड कर दिए, ठीक है, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घट गया। वेपर प्रेशर भी क्या होगा सीधा, घट गया। वेपर प्रेशर भी क्या हुआ, घट गया। ठीक है, द एडिशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू ए सॉल्वेंट डिक्रीजेज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है सर, घट जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? वही बोलता अभिकथन ए, बोलता किसी विलयन का क्वथनांक सदैव शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी विलयन का क्वथनांक क्या होता है सर, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने से विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने से विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, बिल्कुल सर कम हो जाता है। यानी कि दोनों पॉइंट यहाँ पे सही है। ठीक है, तो वही लिखेंगे क्या आंसर,
कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों का दोनों क्या सर सही है। ठीक है, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल ये सही सही एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ठीक है, बोलता है द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर द नॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मान लो इस कप में केवल पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा, लेकिन इस पानी में जैसे ही हम थोड़ा चावल का दाना या फिर दाल डाल दे, इसका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। यानी कि अब बॉयल करेंगे तो 100 पे नहीं, 110 पे 120 पे बॉयल होगा, और जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा इसका वेपर बनने की कैपेसिटी क्या होगा, घट जाएगा। बोलता है क्या, बिकॉज फ्यूअर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल टू एस्केप इनटू द वेपर फेज टू बॉयल, द सॉल्यूशन रिक्वायर एट हाई टेम्परेचर टू रीच द एक्सटर्नल प्रेशर लीडिंग टू इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर, बढ़ जाता। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो बोलता है क्या उत्तर, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और कारण आर और अभिकथन ए का सही व्याख्या है। बोलता अभिकथन ए और कारण आर दोनों क्या, दोनों सत्य हैं, कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या है। क्लियर है। बोलता स्पष्टीकरण, बोलता अवाष्पशील विलय के मिश्रण से विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। बोलता अवाष्पशील विलय मतलब नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट होता है उसके मिश्रण से विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वाष्प चरण में जाने के लिए कम विलायक अणु उपलब्ध होते हैं। वाष्प चरण मतलब भाप, वाष्प में जाने के लिए क्या, कम विलायक का अणु मौजूद होता है उबलने के लिए, बाहरी दबाव तक पहुंचने के लिए घोल का उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, जिससे क्वथनांक में वृद्धि होती है। देखो सिंपल पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हुआ, ठीक है सही बात है, लेकिन जैसे इस पानी में तुम चीनी ऐड कर दो, दाल ऐड कर दो, चावल ऐड कर दो, अब ये 100 पे बॉइल नहीं होगा, इसको 110 120 कहने का इसका बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, इसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। ठीक है, वही बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, तो ये एसर्शन रीजन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चारों में से आपको टिक लगाना होता है वहां पे, कौन सही है कौन गलत है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा के पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको इस चैप्टर का एसर्शन रीजन बन जाएगा आसानी से। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है समझने के लिए। आगे देखो सर, आगे क्या है क्वेश्चन 11 के बाद आता है 12 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोलता है, एन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaCl फ्रीजेज एट ए टेम्परेचर लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। बोलता है अगर पानी जमाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा, अब इस पानी में नमक मिला दो, क्या मिला दो, नमक, तो क्या नमक जो है इसके फ्रीजिंग पॉइंट को घटाएगा, बिल्कुल नमक जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है, मतलब जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल फ्रीज हो रहा था, अब ये इसका बॉइलिंग, इसका फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा, माइनस में चला जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, वही बोलता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। बिल्कुल बोलता है फ्रीजिंग पॉइंट जो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल सर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा इसकी फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा घटेगी। देखो सिंपल पानी रखोगे फ्रिज में 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा, लेकिन इसी पानी में अगर दूध चीनी ऐड करके आइसक्रीम बनाने रख दो तब ये 0 पे जमेगा नहीं, अब टेम्परेचर और नीचे करना पड़ेगा, -5 -4 -3। तो वही बोलता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl फ्रीजेज, अगर NaCl के सॉल्यूशन को अगर फ्रिज में जमाना है तो उसके टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा कम करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि दोनों एडसर्शन जो है ये भी सही है और रीजन जो है ये भी सही है। क्यों, क्योंकि पानी में NaCl जाने से पार्टिकल की संख्या बढ़ा, पार्टिकल की संख्या बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, और ज्यादा नीचे चला गया। ठीक है, वही बात कर रहा है, NaCl जल का विलयन 0 डिग्री से कम तापमान पे जम जाता है, हिमांक और नमन का अनुसंख्य गुणधर्म है, और यह विलयन में विलयन के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखो बोलता है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या, ए। ठीक है, व्हेन NaCl डिसॉल्व इन वाटर, जब NaCl को पानी में घोल देते हैं, इट डिसोसिएट इनटू Na+ और Cl-, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। बिल्कुल सही है, जिससे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, अकर्स बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिसरप्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फेज, lowering the freezing point. As a result,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बोलता है यहाँ पे एज अ रिजल्ट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है NaCl सॉल्यूशन का वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं को, है ना? बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं, है ना? आगे बढ़े। देखो आगे आगे क्या है, बोलता है उत्तर, बोलता है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य। अभिकथन ए और कारण आर दोनों क्या सत्य हैं। कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या है, जब NaCl जल में घुलनशीलता है तो यह Na प्लस और Cl माइनस में विघटित हो जाता है, विलय कणों की संख्या बढ़ जाती है। हिमांक अवनमन डेल्टा TF इसलिए होता है क्योंकि विलय कणों की उपस्थिति ठोस चरणों के निर्माण को बाधित करती है, जिससे हिमांक कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप NaCl विलयन का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। कहाँ होता है सर? 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़े सर। देखो आगे, अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या सर? ये SQP सैंपल क्वेश्चन पेपर का दिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? बोलता ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोलता ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। देखो पाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था? CR इंटू टी। पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? C और T का। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर R तो यहाँ कांस्टेंट है, तो बिल्कुल सही बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो। ठीक है। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन एब्सोल्यूट। बिल्कुल दोनों बात सही है, इसका दोनों बात क्या है? सही है। ठीक है, समझ रहे? तो तापमान में वृद्धि के साथ साथ विलीन का प्रासरण दाब बढ़ता है। बिल्कुल सर बढ़ता है। प्रासरण दाब मूलर सांद्रता और परम तापमान के सीधे अनुपातिक होता है। अनुपातिक तो होता है। ठीक है, देखो बोलता है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज गिवन बाय द फॉर्मूला पाई इक्वल टू क्या? CRT। पाई डायरेक्ट मतलब क्या? C इंटू टी। बोलता है वेयर C इज द मोलर कंसंट्रेशन एंड R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे ही इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा वैल्यू ऑफ T का, देयर बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सर? यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा क्लियर होता है। ठीक है, कभी कथन ए और आर दोनों सत्य है। ठीक है, प्रासरण दाब का सूत्र पाई इक्वल टू CRT होता है, जहाँ पे C सांद्रता है, R गैस स्थिरांक है, T परम ताप है। ठीक है, बात समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी बहुत ही आसान है। यानी एक तरह से देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। हाँ थोड़ा तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हारा कोई इलाज नहीं, बेटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ोगे तभी आगे निकलोगे, वरना छूट जाओगे पीछे। आगे देखो सर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? बोलता सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है? लिक्विड में इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये भी हेनरी लॉ का ही क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, देखो पी गैस जो होता है सर में क्या? एक्स गैस। ठीक है, क्या बोल रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होता है? गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ता है कब? इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। डिक्रीज इन प्रेशर नहीं, प्रेशर घटाने से नहीं, प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। देखो कोल्ड ड्रिंक के बोतल में क्या होता है? सब नीचे लिक्विड भरा होता है और ऊपर क्या होता है? ऊपर गैस का प्रेशर लगता है ना, ऊपर गैस का प्रेशर यहाँ पे लगता है। ठीक है, बोलता है क्या? डिक्रीजेज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है सर? बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज बोलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज। गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है जब टेम्परेचर घटता है। तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर क्या होगा सर यहाँ पे? सी। क्लियर है? बोले कोई दिक्कत तो नहीं, है ना? 13 के बाद क्या? 14 नंबर। 13 नंबर यह वही तापमान में कमी के कारण। अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोलता है यहाँ पे एक बाइनरी सॉल्यूशन
टू लिक्विड ए एंड बी सो नेगेटिव डेविएशन, बोलता है एक बाइनरी सॉल्यूशन ए और बी क्या कर रहा था, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है रॉल्स लॉ से। नेगेटिव डेविएशन कब दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाने का मतलब है क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या है, दूसरे के तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों हुआ, कि पार्टिकल क्लोज आए, पार्टिकल जितना क्लोज आएगा उसको बॉयल करने में उतना ज्यादा टेम्परेचर को देना पड़ेगा। यानी कि AB का इंटरेक्शन जो है, AB का जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा किसके, AA और BB के तुलना में। ठीक है, AB का इंटरेक्शन क्या होगा सर, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा किसमें, AA और BB के इंटरेक्शन के तुलना में। ठीक है, अरे सिंपल समझो ना, देखो यहाँ पे A का इंटरेक्शन, BB का इंटरेक्शन। ठीक है, मिलाने के बाद क्या, AB का इंटरेक्शन, A और B का इंटरेक्शन। AB का इंटरेक्शन क्या स्ट्रॉन्ग हो गया, क्या होगा सर, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या, हाई बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। अब हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, यही बात है। वही बात यहाँ कर रहा है क्या, कि AB का इंटरेक्शन यदि स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो ये क्या, तो ये AA और BB इंटरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 14 आगे देखो सर, 15 क्या, 14 क्या है भाई, ए इंटरेक्शन अभी बताएं। अगला देखो सर, अगला क्या है, बोलता है टू सॉल्यूशंस आर सेड टू बी आइसोटोनिक। बोलता है दो सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक कर देते हैं इफ दे हैव द सेम, सेम क्या रखता हो, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर को रखता हो। ठीक है, दे हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई वन इक्वल टू क्या, CRT है, तो पाई वन बराबर पाई टू अगर हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर जिस सॉल्यूशन का बराबर हो जाए, ठीक है, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा सर, क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑप्शन नंबर। ये बात हम ऑलरेडी बता के रखे हैं क्लास नोट्स में, आपको क्लास नोट्स पढ़ने की जरूरत है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, समाप्त होता है। ठीक है, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिए काफी डिटेल में, आप ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना। देखो बुक जितना भी टॉपिक यहाँ पे आया है ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपना हैंड आउट को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, PYQ क्वेश्चन अच्छे से देख लो, क्लास नोट्स पढ़ लो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लो। देखो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे बेहतरीन तरीके से बेहतरीन नंबर मिलेगा। कम से कम कोशिश करो कि केमिस्ट्री में जो बच्चे अच्छे हो पढ़ने में, कम से कम तुम 95 से 90 नंबर तो आराम से आ सकता है, केमिस्ट्री बहुत आराम से आ सकता है। तुम ये 4 चीज मेरा फॉलो कर लेना, पहला क्लास नोट्स, दूसरा क्या, दूसरा शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स खुद से बनाना। तीसरा क्या, तीसरा तुमको क्या करना है, तीसरा तुमको क्या करना है, तीसरा तुमको बनना है NCERT का क्वेश्चन आंसर, जो शुरू से किया बहुत अच्छी बात। चौथा हैंड आउट और PYQ, इतना जो कर लिया बेटा तुम्हारा हम गारंटी देते हैं 95 नंबर, 90 से 95 नंबर केमिस्ट्री में नहीं आ रहा है तो बड़ी खराब बात है। 90 से 95 नंबर तुम्हारा आ जाएगा, पिछले बार मेरा रिकॉर्ड है, बच्चों ने लाया है, तो आप भी लाओ। बस अपने पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, पढ़ो, टाइम दो खुद को। डेली के 2 घंटा केमिस्ट्री को पढ़ो, 2 घंटा से कम अगर केमिस्ट्री पढ़ो तो बहुत बुरी बात है। हर सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसा नहीं केवल केमिस्ट्री पढ़ो, पढ़ने बैठो, पढ़ोगे तभी रिजल्ट बनेगा। ठीक है, चलो इन सभी प्यारे प्यारे बातों के साथ बेटा आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये लेक्चर 1 समाप्त होता है। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 हम लेंगे इसी हैंड आउट सोल्यूशन चैप्टर का, जहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वेरी शॉर्ट और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ते रहो। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखने मत भूलना।